हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर्षाली हॉल में बैठी कॉफी पीते हुए फोन में स्क्रॉल करते हुए रील्स देख रही होती है। तभी उसकी माँ रंजना हॉल में सफाई करने के लिए हाथ में कपड़ा लिए आती है और सोफे की धूल साफ करने लगती है। धूल के कारण हर्षाली खांसते हुए कहती है, क्या है माँ, मैं नहाई धोई बैठी हूँ। क्यों इस धूल से मेरा मेकअप करवाना चाहती हो? हाँ, नहाई है? कहाँ से लग रही है तू नहाई धोई? और कब से सोफे पर चिपकी है? तू थोड़ा इधर उधर भी हो जाया कर। आप ही तो कहती हो एक जगह टिक कर बैठ, तो बैठी हूँ। और फोन में लगी है? कल तुझे गांव की टिकट बुक करवाने को कहा था, की तूने कि नहीं? ओ तेरी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि इस बार सर्दियों की छुट्टियाँ गाँव में रहकर बीतेंगी। नहीं की ना, क्योंकि किसी काम की तो तू है ही नहीं। जी भर के ठूसने को दे दो और खराटे लेकर सोने को कह दो, वही दो काम दिल से करती है, नालायक। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल नहीं की तो आज बुक कर देती हूँ। हाँ कर देना, वरना टिकट नहीं भी बुक हुई तो भी तुझे जनरल कोच में धक्के खाते हुए लेकर जाऊंगी, क्योंकि इन सर्दियों में गाँव तो जाना ही है। रंजना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन वहाँ आ जाती है और हर्षाली की माँ उससे बात करने लगती है। इतने में हर्षाली फोन से ही टिकट बुक कर देती है। समय बीतता है और दिसंबर के साथ सर्दियों की शुरुआत भी हो जाती है और ठीक 2 हफ्ते बाद दोनों माँ बेटी गर्म कपड़े पहने गांव जाने के लिए सुबह की ट्रेन पकड़ लेते हैं और शाम तक अपने गांव पहुंच जाते हैं, जहां हर्षाली की अम्मा आग जलाए हाथ में गिलास लिए बैठी होती है। तभी हर्षाली अपनी अम्मा का आशीर्वाद लेते हुए कहती है, देखा अम्मा, आ गए ना हम समय से। वैसे शाम की चाय पी रही हो क्या? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं पाती। वो क्या है ना, गैस बन जाती है मुझे चाय से, इसीलिए मैं ना लस्सी पीती हूँ, वो भी तड़का लगा के। हाँ, सासू माँ को आदत है लस्सी पीने की, सर्दी हो चाहे गर्मी, ये लस्सी जरूर पीती हैं। अच्छा लाओ, मुझे भी चखा दो गाँव की लस्सी। अभी देती हूँ मेरी बच्ची। सासू माँ थोड़ी ही देना, सर्दी में ठंडी लस्सी ठीक नहीं होती। आपको तो आदत है, इसे आदत नहीं है। अरे कुछ नहीं होता है, गांव का दूध दही ना सब फायदा करता है। इतना कहकर हर्षाली की अम्मा उसे एक गिलास में लस्सी डालकर दे देती है, जिसे पीकर हर्षाली कहती है, ओहो, मेरी तो आत्मा ठंडी हो गई है लस्सी पीकर। वैसे इसका स्वाद बकबका से क्यों लग रहा है? गांव की लस्सी ऐसी ही होती है क्या अम्मा? अरे नहीं नहीं, ये बिना नमक चीनी वाली लस्सी है, तो इसमें चीनी डालकर पीना तो स्वाद लगेगा। स्वाद का तो पता नहीं अम्मा, लेकिन सर्दियों में ठंडी लस्सी पीने का डेयरिंग काम करके बड़ा मस्त लग रहा है मुझे। ये कही ना तूने मेरी पोती होने वाली बात। ये सासू माँ भी ना आते ही मेरी लड़की को सर्दी में ठंडी लस्सी पिला दी, अब इनको तो कुछ कह भी नहीं सकती। रंजना उन दोनों को बातें करता छोड़ वहाँ से घर में चली जाती है। अगली सुबह हर्षाली खाट पर रजाई ओढ़े आराम से सो रही होती है। तभी उसकी अम्मा उसे उठाने के लिए वहाँ आती है और उसके गालों पर अपने ठंडे हाथ लगाती है और हर्षाली झटके से उठकर बैठ जाती है और कहती है, ओहो अम्मा, सर्दियों में इतनी जल्दी क्यों उठा दिया मुझे? अरे सर्दियों में गांव में सोने के लिए आई है क्या तू? ये ले डोलची, आधा घंटा दूरी पर ना जट्टू की गौशाला है, जा ताजा ताजा लस्सी लेकर आ। अरे अम्मा, अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है, खुद ही ले आओ अपनी दूध और दही। अरे दूध दही नहीं है ना लस्सी के लिए, इसीलिए। और सर्दी तो हम जैसे बूढ़े लोगों के लिए है, तुम जैसे जवान खून के लिए थोड़ी ना है। जल्दी से जाओ और जल्दी से ले आओ। इतना कहकर वो हर्षाली की रजाई हटा देती है और उसके हाथ में डोलची पकड़ाकर उसे बाहर भेज देती है। हर्षाली आधी कच्ची नींद में पैदल चलकर जट्टू की गौशाला के बाहर पहुंचती है और आवाज लगाकर कहती है, अरे कोई है क्या? मैं लस्सी लेने आई हूँ अम्मा के यहाँ से, कोई है? बोल भी लो। हर्षाली के बोलते ही गौशाला के अंदर से किसी इंसान की जगह गाय भैंसों की आवाजें आने लगती हैं। इससे पहले वो कुछ और बोलती एक हट्टा कट्टा गबरू जवान हाथ में लस्सी से भरा जग लिए बाहर आता है, तो उसे देखकर हर्षाली कहती है, कितना मस्कुलर बॉय है यार। इन जानवरों की आवाज सुनकर ऐसा लगा था कि अंदर से भी कोई जानवर ही निकलेगा। लो जी, ये एकदम ताजी ताजी लस्सी है। अम्मा जी को कहना जट्टू ने अपने हाथ से घोट कर तैयार करी है। आप ही जट्टू जी हो? अरे मैडम जी, पहले तुम ये बताओ, तुम पूछ रही हो या बता रही हो?
ना पूछ रही हूँ ना बता रही हूँ, मैं तो बस कंफर्म कर रही हूँ। वैसे मैंने भी कल आपके यहाँ की ठंडी ठंडी लस्सी चखी थी, क्या कहूँ, ठंडक सी मिल गई। अरे मारी बनाए लस्सी की तो सभी तारीफ करे हैं। या गांव में ना सर्दियों में थोड़ी बिक्री कम होवे लस्सी की, लेकिन ना मन ने कोई गम ना से, क्योंकि लस्सी तो ठंडी में ही बढ़िया लागे से। हाँ, मुझे भी ठंडी लस्सी बहुत पसंद है, और खासकर सर्दियों में। यो बात से तो इस सर्दी में सुबह सुबह हमारे साथ ठंडी लस्सी पी लो तुम, बस की हो तो। और हाँ, क्योंकि ना हमारे गांव की छोरियां ना तो पी लेती हैं, लेकिन बाकी मन ने शहर की छोरियों की खबर ना से। तो अब खबर हो ही जावेगी, हो ही जाए सर्दी की सुबह ठंडी लस्सी। हर्षाली के इतना कहते ही जट्टू 2 बड़े से गिलास लेकर आता है और उनमें लस्सी भर देता है। और जब हर्षाली चाहते हुए भी अपने कहे से पीछे नहीं हटती तो उसे ही भारी पड़ता है। इसीलिए वो सर्दियों की सुबह वो ठंडी लस्सी भरा गिलास एक बार में ही पी जाती है, तो उसके मुंह पर लस्सी की मूंछ बन जाती है। ये देखकर जट्टू हंसने लगता है, तो वो पूछती है, अरे आप हंस क्यों रहे हो जट्टू जी? 1 मिनट जी, 1 मिनट। इतना कहकर वो करीब आता है तो मानो हर्षाली घबराहट से लाल हो जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर हो क्या रहा है। तभी जट्टू बड़े प्यार से उसके होठों से लस्सी को साफ कर देता है और हर्षाली शर्माती हुई लस्सी की डोलची लिए वहाँ से चली जाती है। अगले दिन उसका गला थोड़ा बैठ जाता है, फिर भी वो अपनी अम्मा के बिन कहे ही शॉल ओढ़े डोलची लिए लस्सी लाने के लिए निकल रही होती है। तभी भैंसों को चारा डाल रही उसकी माँ उसे टोकते हुए कहती है, ओहो, इतना फुदक फुदक कर कहाँ चली जा रही है? और गर्म पानी के गरारे किए कि नहीं? माँ, अम्मा की लस्सी लेने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, कल वाली अभी तक पड़ी है। तेरी अम्मा का काम उससे चल जाएगा। और खबरदार, जो तूने लस्सी पी तो सर्दियों में ठंडी लस्सी पीकर गले की बैंड बजवा ली है। पर माँ, जा अंदर, ठंडी हवाएं चल रही हैं। ओहो, अब मैं जट्टू जी से कैसे मिलूंगी? सर्दियों की ठंडी लस्सी ही तो मेरा उनसे मिलने का बहाना है। ये सोचते हुए वो घर में चली जाती है। अगले दिन उसका गला थोड़ा ठीक होता ही है कि तभी वो जट्टू से मिलने के लिए बाकी बची हुई लस्सी भी खुद ही पी जाती है और अपनी अम्मा से कहकर अगले दिन फिर लस्सी लेने जट्टू के पास पहुंच जाती है। इस तरह उसे सर्दियों में ठंडी लस्सी पीने की आदत लग जाती है। इस तरह वो लस्सी के बहाने जट्टू से मिलना पसंद करने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों में उसे गांव से शहर अपने घर लौटना पड़ता है और अब वो चाहकर भी जट्टू से नहीं मिल सकती थी। लेकिन शहर में जब भी उसकी याद आती तो वो सर्दियों की धूप में बैठकर लस्सी पी लिया करती थी। मुंबई के किसी इलाके में तुषार नाम का एक बेहद ही खूबसूरत लड़का अपनी माँ अर्चना और पिता सुखपाल के साथ रहा करता था। उसकी बस एक ही कमी थी, वो बचपन से ही कम सुनता था। कम सुनने के कारण उसकी माँ उसे ऊंची आवाज में कुछ भी बोल दिया करती थी। इसी तरह एक दिन अर्चना उसके कमरे में आकर बोलती है, तुषार बेटा, जल्दी से उठ जा, 8 बज गए हैं, तुझे कॉलेज भी तो जाना है, फटाफट रेडी हो जा। अपनी माँ की बात को सुनकर तुषार जल्दी से फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है, जहाँ उसी के बगल में उसका पिता सुखपाल भी बैठा होता है। तभी वो अपने पापा से बोलता है, पापा, आज आप जल्दी उठ गए, क्या बात है? कुछ खास बात है क्या? अब मैं इसे क्या ही बोलूं, ये नहा धोकर बिना अपने कान में मशीन लगाए हुए नीचे आ गया है। अगर अभी मैं इसे ये बोलूं कि आज का दिन खास है तो इसे बकवास सुनाई देगा। इससे अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं। क्या हुआ पापा, आपने बताया नहीं? तुषार के बार बार पूछने से परेशान होकर सुखपाल उसके कान की तरफ इशारा करता है, जिसके बाद ही तुषार अपने कानों पर हाथ फेरता है और बोलता है, अरे पापा, कान वाली मशीन तो मैं सिर्फ अपने एक कान में ही लगाता हूँ, मुझे दूसरे कान से तो थोड़ा ही सही पर सुनाई तो देता ही है। आप बोलिए, मैं समझ जाऊंगा। बेटा, मेरे लिए तो तू ही खास है, क्योंकि तू मेरा इकलौता बेटा जो है। ओह, तो पापा मैं आपके लिए बकवास हूँ? क्यों पापा, सिर्फ इसलिए ना कि मैं अपने एक कान से कम सुनता हूँ और मुझे दूसरे कान से सुनाई नहीं देता? मैं जानता था कि अगर मैं खास बोलूँगा तो इसे बकवास ही सुनाई देगा। इस तरह तुषार अपने पिता सुखपाल को गुस्से में बोलकर अपने कमरे में चला जाता है और अपने कान की मशीन लगाकर कॉलेज निकल जाता है।
और अपने दोस्त रोहित से बोलता है। पता है रोहित, आज घर पर पापा के साथ नाश्ता करने बैठा था और उन्होंने मुझे बकवास कहा सिर्फ इसलिए कि मैं कम सुनता हूँ। नहीं यार तुषार, अंकल ने कोई और बात बोली होगी और तुझे वो बात सुनाई नहीं दी होगी। अच्छा तो मुझे एक बात बता, क्या उस टाइम तेरे कान में तेरी मशीन लगी हुई थी? नहीं यार, पर मैं जानता हूँ पापा यही बोल रहे होंगे। रोहित जो तुषार का बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो उसे समझाता है, जिसके बाद तुषार उसके साथ कॉलेज की क्लास अटेंड करता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है और एक दिन उसी कॉलेज में श्रव्या नाम की लड़की न्यू एडमिशन लेके कॉलेज आती है, लेकिन उसे अपनी क्लास ढूंढने में परेशानी होती है। तभी वो बोलती है, अरे यार, ये कॉलेज में अपनी क्लास ढूंढना कितना मुश्किल होता है, किससे पूछूं? इतना बोलकर श्रव्या नजर घुमाकर देखती है, जिसके बाद उसे अपने सामने तुषार खड़ा दिखता है और वो बोलती है, अरे यार, मुझे मेरी क्लास नहीं मिल रही है, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? जी बिल्कुल, किस क्लास तक जाना है आपको बताइए, मैं ले चलता हूँ। श्रव्या उसे अपनी क्लास बताती है और फिर तुषार उसे क्लास तक लेकर जाता है। तभी वो बोलता है, अरे यार, तुम्हारी और मेरी क्लास एक है। इतना बोलकर तुषार उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और इस तरह दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बीतता है और अब तुषार और श्रव्या कॉलेज का ज्यादातर समय एक साथ बिताने लगते हैं। साथ में खाना, साथ ही बेंच पर बैठना और इसी तरह दोनों को मन ही मन एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन चिंता की बात तो ये थी कि अभी तक श्रव्या को ये नहीं पता था कि तुषार तो उसका बहरा आशिक है। एक दिन श्रव्या अपने मन में बोलती है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे तुषार की तरफ खिंची चली जा रही हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, और करूँ भी क्यों ना, वो है ही इतना अच्छा, इतना स्मार्ट, शायद इसलिए मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। जो बात एक तरफ श्रव्या सोच रही होती है, वही बात दूसरी तरफ तुषार भी अपने मन में सोच रहा था। और फिर एक दिन तुषार अपने घर में शीशे के सामने खड़ा होकर बोलता है, नहीं चाहते हुए भी मुझे श्रव्या से प्यार हो गया है और मुझे लगता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है, इसीलिए आज मैं अपने दिल की बात उसे बता दूंगा। इतना बोलकर तुषार कॉलेज जाता है, जिसके बाद वो श्रव्या को अपने दिल की बात बताने के लिए उसके सामने घुटनों पर बैठता ही है कि तभी उसके कान की मशीन जमीन पर गिर जाती है और उसे पता तक नहीं चलता, जिसके बाद वो बोलता है, श्रव्या, आई लव यू यार, पता नहीं कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और अपनी आगे की पूरी जिंदगी भी तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। क्या कहा तुमने शकरकंद? अरे मैं यहाँ तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। अरे हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी करूँगी। ये क्या बोले जा रही हो तुम? मेरी बर्बादी करोगी? लेकिन क्यों? ओफो पागल, तुम्हारे कानपुर में हड़ताल है क्या? मैं कब से कुछ और बोले जा रही हूँ और तुम कुछ और ही जवाब दिए जा रहे हो। अब तुम चुप हो गई, मुंह क्यों हिला रही हो? कुछ बोलोगी भी? तुषार ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर अपने कान की गिरी मशीन पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अपने कान में लगा लेता है और बोलता है, ओह सॉरी यार श्रव्या, मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरे कान की मशीन जमीन पर गिर गई। तभी तो कहूँ कि मुझे उल्टा क्यों सुनाई दे रहा है। वो क्या है ना कि मुझे दूसरे वाले कान से बहुत ही कम सुनाई देता है और इस कान की तो मशीन ही गिर गई थी। तुषार की बात को सुनकर श्रव्या के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, क्या क्या कहा तुमने? तुम बहरे हो? तुमने मुझसे ये बात छुपाई, धोखेबाज कहीं के। श्रव्या, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन से तुम मेरे कानों में ये मशीन देख रही हो। मुझे लगा तुम्हें पता होगा कि मैं कम सुनता हूँ, इसीलिए तो मेरे कान में मशीन है। नहीं, मैंने नहीं सोचा था कि इतना स्मार्ट लड़का बहरा भी हो सकता है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसे बहरे आशिक की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर श्रव्या वहाँ से चली जाती है और तुषार की आंखें नम हो जाती है। इसी तरह कुछ वक्त बीतता है और एक दिन श्रव्या अकेले में बैठी उसे याद करते हुए खुद से बोलती है, आई मिस यू तुषार, तुम कहाँ चले गए?
मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम्हारी एक छोटी सी कमी के चलते मैंने तुम्हें ठुकरा दिया। अब मैं तुमसे माफी मांगू तो मांगू कैसे? श्रव्या ये बोल ही रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड उसे रोता हुआ देखकर उसके पास आकर बोलती है, ओए श्रव्या, तू रो क्यों रही है? कोई बात है क्या? अगर तू मुझे बताना चाहती है तो बता, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर सकूं। सोनी की बात सुनकर उदास श्रव्या अपने मन की और तुषार के बारे में सारी बात उसे बताती है, जिसके बाद उसकी दोस्त सोनी बोलती है, ओए झल्ली, तू भी ना, प्यार का मतलब सिर्फ स्मार्ट होना नहीं होता। और तू मुझे ये बता कि अगर उसे कम सुनाई देता है तो उसे तुझसे प्यार नहीं है क्या? क्या वो तेरे लायक नहीं है? देख पागल, प्यार ना दिल से होता है, और अगर तुझे तुषार से प्यार है ना तो तू उसे उसकी इस कमी के साथ अपना, क्योंकि प्यार सूरत से ज्यादा सीरत से होता है। लेकिन क्या वो मुझे माफ करेगा? हाँ, वो तुझे माफ कर देगा, और देखियो वो भी तेरे लिए उदास होगा और तुझे मिस कर रहा होगा। अब तू जा। सोनी की बात को सुनकर श्रव्या तुषार के पास जाती है और उससे बोलती है, तुषार, मुझे माफ कर दो। क्या कहा तुमने? साफ कर दो? क्या साफ कर दूं? मैं क्या धोबी हूँ? अरे मेरी अकल खराब हो गई थी उस दिन, जो मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अच्छा, तो उस दिन तुम्हारी शक्ल खराब हो गई थी, इसीलिए तुम चली गई मुझे बहरा आशिक बोलकर। श्रव्या को अपनी गलती का पछतावा तो हो जाता है और वो माफी मांगती है, लेकिन तुषार सब कुछ सुनते रहने के बाद भी नाटक करता है, जिसके बाद श्रव्या उसकी कान में लगी हुई मशीन को देखकर बोलती है, तुम्हारे कान में मशीन लगी है, तुम्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई दे रहा है ना, फिर भी तुम उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हो। श्रव्या को रोता देखकर तुषार उसे गले लगा लेता है और बोलता है, अरे सॉरी, मैं तुमसे मजाक कर रहा था, मुझे इस बार सब सुनाई दे रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए हम रेस्टोरेंट चलते हैं कुछ खाने के लिए। इतना बोलकर दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जिसके बाद तुषार के कान में खुजली होने के कारण वो अपने कान की मशीन को निकालकर टेबल पे रख देता है। तभी श्रव्या एक बार फिर उससे बोलती है, तुषार, खाने में क्या मंगवाऊं? नहाने जाऊं? तुम रेस्टोरेंट में नहाने आई हो या फिर खाने आई हो? तुषार के उल्टे शब्द सुनकर श्रव्या उसके कानों की तरफ देखते हुए बोलती है, अच्छा, तो इसके कानपुर की मशीन निकली हुई है, तभी इसे गलत सलत सुनाई दिए जा रहा है। अभी ठीक करती हूँ इसकी मशीन। श्रव्या उसके कान में मशीन लगाती है और बोलती है, अरे मेरे प्यारे तुषार, तुम्हारे ये जो कानपुर में मशीन लगी है ना, इसका खास ध्यान रखा करो कि ये तुम्हारे कान से बाहर ना आए, क्योंकि जब ये तुम्हारे कान से बाहर होती है ना तो तुम्हें सारी चीजें गलत सुनाई देती है और तुम गलत जवाब देते हो, इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना। और इस तरह श्रव्या और तुषार एक दूसरे को धीरे धीरे बेहतर समझने लगते हैं, और अच्छी समझदारी के कारण तुषार के बहरे होने के बाद भी श्रव्या उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है और उनका प्यार भी बहुत मजबूत हो जाता है, जिसके बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। आशा की शादी पंकज से हुई थी। वैसे तो पंकज एक घरेलू लड़का था, जिसे सिर्फ अपना ऑफिस और घर बार ही नजर आता था, लेकिन आशा एक बहुत ही चिड़चिड़ी सी लड़की थी, जो अपने ससुराल में आने के बाद कुछ और चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन आशा ऐसे ही किसी बात पर पंकज पर चिल्ला रही होती है, जिसे सुनकर आशा की ननद मीरा अपनी माँ हेमलता के पास आकर बोलती है, माँ देखो ना, भाभी कब से भैया पर चिल्लाए जा रही है और आप हो कि उन्हें कुछ कहती ही नहीं। ये तो गलत है ना, भैया भी उन्हें कुछ नहीं बोलते, सब चुपचाप सुन लेते हैं। हाँ सुनते हैं, और क्यों नहीं सुनेंगे, शादी के बाद बहुआ की ही तो चलती है। और तू उसकी क्या बोल रही है? वो जब देखो तुझे नाटी होने का ताना देती है, तब भी तो तू सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। मैं तो कुछ नहीं कह रही, और मैं तो कहती हूँ तू भी कुछ मत बोल, वरना तो तूफान एक्सप्रेस तुझ पर चढ़ जाएगी। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर ये तो गलत है ना, मुझे सुनाए तो चलता है, पर भैया तो उनके पति है ना, उनको तो वो बख्श दे कम से कम। और उसके बाद मीरा अपने कामों में लग जाती है। मीरा एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी उम्र तो बढ़ी, लेकिन हाइट नहीं। उसने बचपन में रस्सा कूदा, चौखट से लटकी
और हर वो नुस्खा ट्राई किया जिससे कि उसकी हाइट बढ़ सके, लेकिन उसे कोई भी फायदा कहीं से नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, किस्मत पर तो किसी का जोर नहीं चलता। बस ऐसा ही कुछ हुआ मीरा के साथ। एक दिन मीरा की भाभी आशा उसके पास आकर बोलती है, मीरा, इतनी सी तू है और आफत तूने इतनी मचा रखी है। तुझे कितनी बार कहा है बेड के नीचे मेरा हाथ नहीं जाता, झाड़ू तू मारा कर, फिर भी तूने झाड़ू नहीं लगाई अब तक। सॉरी भाभी, मैं आपके कमरे में झाड़ू लगाना भूल गई। चल चल, अब बहाने मत दे और जाकर झाड़ू लगा। आशा के कहने पर मीरा पूरे घर में झाड़ू लगा देती है। आशा जानबूझकर मीरा से उसकी हाइट से रिलेटेड काम ही करवाया करती ताकि वो उसे नीचा दिखा सके। इससे उसे अजीब सी खुशी मिलती। एक दिन पंकज आशा से बोलता है, आशा, नई पिक्चर आई है, चलो ना हम देखने चलते हैं। हाँ, मैं जल्दी से तैयार होकर आई। आज हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो ना, मैं सोच रहा था कि मीरा ने भी काफी टाइम से कोई मूवी नहीं देखी, तो क्यों ना हम मीरा को भी ले चलें, इसका भी बाहर घूमना हो जाएगा। आशा ये सुनकर चिढ़ जाती है कि तभी वहाँ मीरा आती है और आशा उसे सुनाने के लिए ताने मारकर बोलती है, हाँ ले चलो। वैसे भी मीरा की कौन सा टिकट लगेगी, इसकी हाइट को देखकर तो सब इसको बच्ची ही समझेंगे। मुझे तो ये डर है कि कोई इसे पोलियो ड्रॉप ना पिला दे। आशा की ये बात सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ समय बाद मीरा शाम को मार्केट जाती है और उसकी टक्कर एक लंबे से लड़के से हो जाती है जो उसे देखकर बोलता है, अरे बच्ची, देखकर चलो, अभी तुम्हें लग जाती तो। और पापा मम्मी कहाँ हैं तुम्हारे? तुमको ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया, ये तो गलत बात है। हेलो मिस्टर लंबू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी बस हाइट थोड़ी छोटी है। कोई बात नहीं, सब मुझे इस बात के लिए ताना देते हैं, तुम भी दे दो। ऋषभ जब मीरा को ध्यान से देखता है तो बस देखता रह जाता है और उसे ऐसे घूरता देखकर मीरा बोलती है, हेलो मिस्टर, मेरे चेहरे पर इंस्टा रील्स चल रही हैं क्या, जो देखे ही जा रहे हो? नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी क्यूट हो, प्यारी सी। मीरा उसकी बातों से खुश तो होती है पर उसे इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद अक्सर ऋषभ मीरा से रास्तों पर मिला करता। ऋषभ के मुंह से निकले वो कुछ बोल मीरा को उसकी भाभी की कड़वी बातें सुनने की हिम्मत देते हैं और अब भाभी जब भी मीरा की बुराई करती मीरा मुस्कुरा देती। धीरे धीरे जब आशा ने देखा कि मीरा को उसकी बातों से कोई बुरा नहीं लग रहा तो उसने भी मीरा को कुछ भी उल्टा बोलना छोड़ दिया। दिन यूं ही गुजरते हैं और एक दिन मीरा से रास्ते में फिर से ऋषभ मिलता है और बोलता है, ओ मैडम, अब तो बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे पीछे घूमते हुए, तुम्हारा नंबर मिलेगा क्या? क्यों, तुम्हें मेरे नंबर का क्या करना है? मैं नहीं देने वाली तुम्हें नंबर। क्यों भाव खा रही हो? नंबर लेकर तुमसे दोस्ती करूंगा और क्या, आखिर लड़के इसीलिए ही तो नंबर मांगते हैं, तुमसे दोस्ती करनी है मुझे। इतना सुनते ही मीरा ऋषभ को अपना नंबर दे देती है और जिसके बाद उन दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है और एक दिन ऋषभ मीरा को पार्क में मिलने बुलाता है और बोलता है, मीरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मंजूरी दो तो मैं अपने माँ पापा को तुम्हारे घर लेकर आना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरी हाइट देखी है और तुम तो नॉर्मल इंसान से भी लंबे हो। हमारा कोई मैच ही नहीं है, लोग हमारी जोड़ी को देखेंगे तो बस हंसेंगे। तो हंसने दो, मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुमको भी मैं पसंद हूँ, फिर हमको किसी से क्या लेना। बट वी आर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट इज न्यू परफेक्ट। इतना कहकर ऋषभ मीरा को गले से लगा लेता है और जिसके कुछ दिन बाद ऋषभ अपने माता पिता के साथ मीरा के घर रिश्ता लेकर आता है, जहाँ एक तरफ हेमलता इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी, वहीं आशा अपने पति पंकज को साइड में ले जाकर उसके कान भरते हुए बोलती है, ये क्या कर रही है आपकी नाटी बहन? उसने खुद को देखा है और इस लंबू को तो देखो, इनका कोई मैच नहीं है, आप इस शादी के लिए मना कर दो। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सही है। अब हमको देखो, हम दोनों फिजिकल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, पर न हमारी सोच मिलती है और न विचार। भले ही ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हो, पर एक दूसरे को इतना चाहते हैं जितना शायद हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। इतना कहकर पंकज सबके पास आकर बैठ जाता है और तभी ऋषभ बोलता है, मुझे बहुत लोगों ने लंबे होने का ताना दिया,
शायद वैसा ही कुछ कभी मीरा ने भी सुना हो। जितना अकेलापन लोगों के बीच मैंने महसूस किया, शायद उतनी अकेली मीरा भी हो। हम दोनों चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को मंजूर करें ताकि हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। ऋषभ की ये बात सुनकर आशा को ये एहसास होता है कि आखिर वो कितनी गलत थी और वो बिना कुछ बोले, बिना माफी मांगे अपनी नाटी ननद मीरा को गले लगा लेती है, जिसके कुछ देर बाद ऋषभ रिश्ता पक्का करके वहाँ से चला जाता है और आशा मीरा को साइड में ले जाकर बोलती है, मुझे माफ कर दो मीरा, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने हमेशा तुमसे वो काम करवाए जिससे तुम्हारे नाटे होने का तुम्हें एहसास हो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी बाहर जाने में बहुत शर्म आती थी कि लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी कोई बात नहीं, बल्कि आपने तो मुझे ये बात याद दिलाकर हकीकत से रूबरू रखा कि मैं नाटी हूँ और आपकी बदौलत मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे वैसे ही पसंद किया जैसी मैं हूँ। जिसके बाद मीरा आशा को गले लगा लेती है और पंकज ये सब कुछ देखकर बोलता है, चलो जी, देर आए दुरुस्त आए। आखिर मेरी आशा मैडम को अपनी गलती का एहसास हो ही गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद दिन बीतते हैं और आशा मीरा की शादी की तैयारियों में लग जाती है। अब आशा मीरा के साथ मार्केट जाती और उसे उसमें कोई शर्म नहीं आती। दिन गुजरते हैं, मीरा और ऋषभ की शादी का दिन आता है। शादी में आए कुछ मेहमान ऋषभ और मीरा की जोड़ी को देखकर हंस रहे होते हैं और ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन मेहमानों का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे से बाहर खड़ा करके दरवाजा उनके मुंह पर बंद करते हुए बोलती है, इम्परफेक्ट इज न्यू परफेक्ट। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हर इंसान अपनी जगह परफेक्ट होता है, चाहे वो नाटा हो या लंबा, गोरा हो या काला। कौन इंसान कैसा है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस इंसान को अच्छा फील करवाना ये हमारे हाथ में है। और रही बात पार्टनर की, तो आपका पार्टनर आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो, बस जरूरत है तो अपने परफेक्ट वन की तलाश की। सरिता किचन में काम कर ही रही होती है कि तभी उसको काम करता देख उसका पति किशोर किचन में जाता है और उसके हाथों से चाकू लेकर साइड में रख देता है और उसको चेयर पर बैठाकर उससे बोलता है, आज तुम्हारा प्यारा पति यानी कि मैं घर पर हूँ, तो आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। आज घर का सारा काम मैं करूँगा। तुम? हाँ मैं। क्यों, मैं एक दिन घर का काम करके अपनी बीवी को आराम नहीं दे सकता? ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए कोई आराम। अरे तुम जितना काम करोगे नहीं ना, उससे ज्यादा काम तो बढ़ा दोगे मेरे लिए। चुप, बिल्कुल चुप। यार कितना बोलती हो, मैंने बोल दिया ना कि मैं काम करूँगा तो मैं करूँगा। इतना बोलकर किशोर सरिता को चुप करवाकर खुद काम करने लगता है और सारे बर्तन साफ करके सब्जी काटने लगता है, जिसमें उसका थोड़ा सा हाथ कट जाता है और सरिता जल्दी से उसके पास जाती है और उसके हाथ को टैप के नीचे रखकर उसके हाथों से निकल रहे खून को साफ करते हुए गुस्से में बोलती है, कर ली अपने मन की, हो गई दिल को तसल्ली, काट लिया अपना हाथ, लाओ चाकू दो, दूसरा मैं काट देती हूँ। सरिता का गुस्सा देखकर किशोर अपना सर नीचे करके उससे माफी मांगते हुए बोलता है, सॉरी, पर आज का खाना मैं ही बनाऊंगा। ठीक है, करो फिर, मुझे क्या। इतना बोलकर सरिता वहाँ से चली जाती है और किशोर खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद सरिता को अच्छा नहीं लगता और वो किचन के बाहर खड़ी होकर किशोर को खाना बनाते हुए देखने लगती है और किशोर को अकेले किचन में काम करता देख सरिता खुद से बोलती है, हाथ कट गया लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। कितना प्यारा बलमा मिला है मुझे, भगवान मुझे हर जन्म में इन्हीं से मिलाना। इतना बोलकर सरिता किचन के बाहर ही खड़े होकर किशोर को काम करते हुए देखती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर किशोर सरिता को आवाज लगाता है और सरिता जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है और जिसके बाद किशोर खाना टेबल पर लगाते हुए एक बार फिर से सरिता को आवाज देता है, जिसे सुनकर सरिता अपने रूम से बाहर आती है और किशोर से बोलती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी तीखी जालिमा, खाना बन चुका है, अब अपने हाथों से खाना खिला दो और खुद भी खा लो। तुम
प्यारे बलमा और मैं तीखी जालिमा, तो मैं तो नहीं खिलाने वाली तुम्हें अपने हाथों से, खुद ही खा लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गई। मैंने बोल दिया ना कि मैं नहीं खिलाने वाली, इसलिए अब मुझे मक्खन लगाना बंद करो। अच्छा ठीक है, मत खिलाओ, पर मेरे हाथों से तो खा सकती हो ना। किशोर के मनाने के बाद भी सरिता नहीं मानती, जिसके बाद किशोर बड़े ही प्यार से सरिता को अपने हाथ से खाना खिलाता है और खाना खाने के बाद किशोर सरिता का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है, तो कैसा लगा मेरे हाथों का खाना? बहुत से भी बहुत घटिया, नमक के अलावा कुछ पता ही नहीं चला, ना किसी मसाले का पता था ना किसी स्वाद का। वो तो तुमने प्यार से बना लिया था इसलिए मैंने खा लिया, वरना ऐसा खाना तो मैं सूंघू भी ना। अच्छा ऐसी बात है, तो क्यों किचन से बाहर खड़ी होकर मुझे छुप छुप कर देख रही थी? बोलो। मैं कहाँ देख रही थी तुम्हें? वो तो मैं किचन में पानी लेने आ रही थी, देखा आगे तुम काम कर रहे हो तो मैंने फिर डाइनिंग टेबल से पानी उठा के पी लिया। रहने दो, तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे सब पता है, तुम अपने प्यारे बालम के सामने जानबूझकर तीखी जालिमा बनती हो, पर अंदर से तुम बहुत ही प्यारी हो। कर ली प्यार भरी बातें, चलो अब जल्दी सो जाओ, कल जल्दी उठकर तुम्हें माँ जी को स्टेशन लेने भी जाना है। ये बोल दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं और अगली सुबह जल्दी उठकर किशोर अपनी माँ शांति को लेने रेलवे स्टेशन जाता है और अपनी माँ के साथ घर आता है। घर आते ही शांति सरिता को गेट पर ना देखकर किशोर से बोलती है, मुझे लगा था कि बहू तेरे साथ शहर में रहेगी तो शायद इसकी तीखी जुबान में कुछ फर्क आएगा, पर देख ले इसको, ये तीखी जुबान के साथ साथ आलसी भी हो गई है। सास घर आ चुकी है पर करमजली को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक बार आकर आशीर्वाद ही ले ले। माँ ऐसा नहीं है, वो तो बस सरिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने ही उसको दवाई लेकर आराम करने को बोला था। बहू की तबीयत खराब है और मैं न जाने उसे क्या क्या बोले जा रही थी। अच्छा मुझे बहू के पास ले चल, मैं ही उससे मिल लेती हूँ। इतना बोलकर शांति किशोर का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों पर पट्टी देखकर बोलती है, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं माँ, वो मैं काम कर रहा था, बस उसी में थोड़ा सा हाथ कट गया। पर तू तो कंप्यूटर पे काम करता है ना, जहाँ तक मुझे पता है कंप्यूटर तो हाथ नहीं काटता। माँ ऑफिस में काम करते समय हाथ नहीं कटा, वो तो मैं कल रात को खाना बना रहा था तब हाथ कट गया था। बहू के होते हुए तू खाना बना रहा था? अरे मुझसे लड़कर तू इसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि तू अपने ऑफिस के साथ साथ इसका भी काम कर सके। शांति गुस्सा हो ही रही होती है कि तभी सरिता हाथों में चाय नाश्ता लेकर अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ जितनी आप समझते हो। अरे आप आओ और मैं सोती रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे इनका हाथ ना इनकी अपनी गलती की वजह से कटा है। मैंने इन्हें बहुत मना किया था कि मत करो ये काम मत करो, लेकिन नहीं, ये मेरी सुनते ही नहीं। तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ये नहीं सुनता तो क्या तू मेरे बेटे से घर का काम करवाएगी? माँ जी आप भी ना घर आते ही बस मुझसे लड़ने की सोच रही है। अरे आई हैं आप, जरा बैठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर लड़ लेना मुझसे। बेटा तू तो बोल रहा था कि बहू की तबीयत खराब है, पर मुझे तो बहू बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ माँ दवाई दी थी ना कल, अब ठीक हो गई होगी, आप चाय लो ना। इतना बोलकर शांति से बैठकर चाय पीने लगती है और किशोर अपनी माँ का सामान लेकर रूम में जाता है। कुछ देर बाद किशोर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और जब शाम को घर आता है तो उसके आते ही सरिता उसे बोलती है, आ गई तुम? अच्छा मैं और माँ जी तो तैयार हैं, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए? वो क्या है ना कि माँ जी इतने दिनों बाद आई है, तो मैंने सोचा कि हम सब कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। सरिता कल चलते हैं, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम हमेशा ऑफिस से आके थक जाते हो, मैं तो घर का काम करके थकती ही नहीं, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप तैयार हो जाओ, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सरिता को ऐसे तैयार देखकर और उसकी खुशी के लिए किशोर तैयार हो जाता है और उसके हाथों में हाथ डालकर उससे बोलता है, चलें तीखी जालिमा बाहर खाना खाने। तुम माँ जी के साथ गाड़ी में बैठो, मैं अपनी साड़ी ठीक करके आती हूँ। सरिता के बोलने पर किशोर अपनी माँ के साथ जाकर कार में बैठ जाता है और खांसने लगता है। किशोर की तबीयत ठीक ना देखकर शांति उसके सर पर हाथ रखती है और अपने बेटे को बुखार में तपता देख शांति उसको अपने साथ अंदर ले जाती है और अपनी बहू पर गुस्सा करते हुए बोलती है, प्यारा बलमा तीखी जालिमा। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं?
क्यों बोल रही हूँ? अरे किशोर बुखार से तप रहा है और तू उसकी देखभाल करने के बजाय उससे लड़ रही है। जबरदस्ती उसको हमारे साथ बाहर चलने को बोल रही है। अरे तुझे अपने पति से जरा भी प्यार नहीं है क्या? अपनी सास की बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब देखकर किशोर अपनी माँ से बोलता है। माँ, हल्का सा फीवर है बस, और इसमें सरिता की क्या गलती है? उसको थोड़ी ना पता था कि मुझे फीवर है, और वो तो आपके लिए ही मुझसे जिद कर रही थी ताकि हम सब कुछ देर साथ में रह सकें, और मुझे पता है मेरी सरिता मुझसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद शांति का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, पर किशोर को बुखार में तपता देख सरिता को पूरी रात नींद नहीं आती और वो उसकी देखभाल में लगी रहती है। ये सब देखकर शांति को अपनी बहू पर बहुत नाज होता है और शांति खुद से बोलती है। मेरी बहू बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। भगवान ने सही जोड़ी बनाई है, प्यारा बलमा और तीखी जालिमा। ये बोलकर शांति अपने रूम में चली जाती है और कुछ दिन बाद किशोर की तबीयत ठीक होने पर शांति फिर से गांव चली जाती है और दोनों पति पत्नी इसी तरह एक साथ हंसते खेलते अपनी जिंदगी को जीते हैं। गंगा देवी जुबान से भले ही गूंगी थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ था। अपनी बड़ी बेटी शमिता की शादी करने के बाद आज उसने अपने बड़े बेटे नील की भी शादी एक बानी नाम की लड़की से की। लेकिन जहाँ गंगा अपनी जबान को नहीं चला सकती थी, वहीं बानी अपनी जबान को बंद रखने का नाम नहीं लेती थी। वो एक नंबर की बड़बोली लड़की थी। बानी का बिना कुछ सोचे समझे बोलना ही अब उसकी आदत बन चुका था। इसीलिए जैसे ही गंगा देवी उसका स्वागत करते हुए उसकी आरती उतारती है, तो बानी अपनी सास के पैर छूकर बोलती है, माँ जी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने इस नए घर को खुशियों से भर सकूं। गंगा अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे देती है, जिसे देखकर बानी बोलती है, अरे माँ जी कम से कम मुंह से बोल कर तो आशीर्वाद दो। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। बानी, माँ बोल नहीं सकती। एक एक्सीडेंट के दौरान माँ की आवाज चली गई थी। क्या सच में माँ जी? हाँ हो। क्या कहा माँ जी? दोबारा बोलना। अरे बड़ा मजा आया सुन के, बहुत फनी लग रहा है। बहू ये आ गई है। वाह क्या आवाज है, बिना शब्दों के भी आई हूँ। मजा सा आ गया सुन के, मनोरंजन वाली सांस मिली है मुझे। बानी, ये क्या कह रही हो? तुम मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हो? अरे सास है वो तुम्हारी, बोल नहीं सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनका मजाक बनाओगी। मेरा हाँ हाँ ओ आई है ओ आई माफ कीजिए, वो क्या है ना कि गोलमाल मूवी के बाद मैंने आज ऐसा कोई फनी सीन देखा है तो मुझे हंसी आ गई। इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो, मुझे मेरे कमरे में जाना चाहिए। बानी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नील अपनी माँ से बोलता है, माँ ये कैसी लड़की ढूंढी है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है कि क्या बोल रही है। आज आपके गूंगेपन पर कितना हंस रही थी ये, आपको कितना बुरा लगा होगा। ओए नहीं आई है ओ आई पूरा। नील भी अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अगली सुबह गंगा सोफे पर बैठी अपनी चाय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बानी उसको चाय नहीं देती। थोड़ी देर बाद नील जागता है और अपनी माँ को ऐसे उदास बैठा देखकर बोलता है, माँ क्या हुआ, चाय नहीं पी क्या आज? ओ आई। बानी, बानी इधर आओ। बानी रसोई से बाहर आती है और नील से बोलती है, जी नील जी बोलिए। माँ को अब तक चाय क्यों नहीं दी? माँ जी ने तो मुझे चाय के लिए एक बार भी आवाज नहीं लगाई, तो बताओ। तुमको पता है ना माँ बोल नहीं सकती, फिर वो आवाज कैसे लगाएंगी? अरे तो हाँ भाई, मुझे भी कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है माँ जी को चाय चाहिए। अरे आप लोगों ने कहीं लिखकर थोड़ी ना लगा रखा है माँ जी को इस टाइम चाय देनी है, इस टाइम खाना देना है। खामखा बरस रहे हो मेरे ऊपर। तो तुम खुद भी तो पूछ सकती हो ना माँ से कि माँ जी आपको कुछ चाहिए या नहीं। अरे मुझे क्या पता कि माँ जी को क्या चाहिए और क्या नहीं, और अगर मैं उनसे पूछती हूँ तो आप सबको लगता है कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। हद है, मतलब मेरे लिए एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई है। नील और बानी को झगड़ते देखकर गंगा उनसे बोलती है, माँ ये जो बहू है ना आपकी, इसकी बस जुबान चलती है लेकिन काम करने में इसको सांप सूंघ जाता है। तो अपने लिए अपनी माँ जैसी गुंगी बीवी ले आते ना, दोनों की खूब जमती, दोनों आई उई करते रहते। तुमसे बहस ही नहीं करनी, जा रहा हूँ मैं। नील घर से अपने काम के लिए निकल जाता है
पीछे से बानी सारे घर के काम करके आराम से लेटकर टीवी देख रही होती है। तभी गंगा उसके पास आकर बोलती है, ओ आए ओए ओ आई है। क्या बोला माजी? दोबारा बोलना। ओ आई है ओ आए ओए। यार सासू माँ आप कितने फनी हो, मतलब बोल नहीं सकती फिर भी आई हूँ एकदम परफेक्ट कर लेती हो आप। मुझे तो समझ ही नहीं आता पर मजा बड़ा आता है। गंगा बानी की बात से उदास होकर उसके कमरे से चली जाती है और थोड़ी देर बाद खुद ही रसोई से खाना लेकर खा लेती है। शाम को बानी की एक दोस्त आशा घर आती है, जिसके बाद दोनों बैठकर चाय पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती है। तभी आशा बानी से बोलती है, बानी यार तेरी तो मौज है, तेरी सास वैसे ही गूंगी है, वो तो ना तुझे ताने मारती होगी ना ही किसी काम के लिए कुछ बोलती होगी, बड़े ही सुकून से जी रही है तू तो। अरे काहे का सुकून, भले ही माजी गूंगी है लेकिन पूरा दिन उनका आई हूँ खत्म ही नहीं होता। सच्ची? कैसे कैसे करके बता जरा। औ ए आ हाँ फनी यार, कितना मजा आता होगा ना तुझे, फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाता होगा तेरा। वो तो है, माजी के ना बोलने का ये तो फायदा है, पूरे घर में बस मेरी ही आवाज गूंजती है, वरना अगर माजी बोलती तो सारा दिन बस उनकी ही आवाज गूंजती, मुझे तो बोलने ही नहीं देती। सही है, ऐश कर। आशा और बानी बहुत देर तक बातें करते हैं और गंगा का मजाक उड़ाते हैं। ये सब सुन रही गंगा मन ही मन में बहुत रोती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, बानी का बोलना बंद ही नहीं होता, वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया करती थी। ऐसे ही गंगा के जन्मदिन पर उसकी बेटी शमिता अपने पति माधव के साथ अपने घर आ रही थी, लेकिन ये खबर सुनकर बानी बिल्कुल खुश नहीं थी और वो नील से इस बारे में बोलती है। नील जी, आपकी बहन और बहनोई घर आ रहे हैं, आप ही बताओ उनके आने से मेरा कितना काम बढ़ जाएगा। मेरी बहन के आने से तुम्हारा काम बढ़ जाएगा? वाह, अरे जैसे अपनी ये बड़बोली जुबान चलाती हो वैसे ही हाथ चलाओ तो कितनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। वाह, खुद की माँ तो बोल नहीं सकती और मेरे बोलने से तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अरे चाहते क्या हो, तुम्हारी माँ की तरह सारा दिन आऊं यही सब करती रहूं? खबरदार मेरी माँ का मजाक बनाया तो, और मेरी माँ का जन्मदिन है, सब आएंगे, तुमको काम करना पड़ेगा, समझी? नील ये बोलकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद बानी को ना चाहते हुए भी सारा काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम करते हुए बोलती है, जो बोल नहीं सकती उसका जन्मदिन मनाना है सबको, मैं भी देखना क्या करती हूँ फिर शाम को। शाम होने पर शमिता भी अपने पति के साथ घर आ जाती है। नील भी एक खूबसूरत सा केक लेकर आता है और सभी मिलकर गंगा के जन्मदिन का केक कट करवाते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लेकिन बानी मजाक बनाते हुए अपनी सास की गूंगी भाषा में उसे विश करते हुए बोलती है। बानी की ये हरकत देखकर नील के साथ साथ शमिता को भी गुस्सा आ जाता है कि वो उनकी माँ का ऐसे मजाक बना रही है, लेकिन गंगा उनको शांत कर देती है। तभी जल्दबाजी में बानी जलती हुई मोमबत्ती के साइड से केक उठाकर खा लेती है, जिसके कारण उसकी जीभ पर मोमबत्ती की गर्माहट लगने से उसको दर्द होना शुरू हो जाता है और वो अपने मुंह से मोमबत्ती फेंकते हुए चिल्लाने लगती है। उसकी तड़प को देखते हुए नील उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां उसकी जीभ जलने से डॉक्टर उसको 1-2 हफ्ते बिल्कुल कुछ ना बोलने को कहता है। अब बड़बोली बानी की बोली 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाती है। अब गूंगी सास का मजाक बनाने वाली बानी खुद गूंगी जैसी जिंदगी बिताने पर समझती है कि उसकी सास कैसा फील करती होगी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थोड़ी ठीक होने पर अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, पर मुझे आज समझ में आया कि आप कितनी मजबूर हैं, कितना कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, जब खुद पर बीती तभी समझ आया ना। अरे तुमको बोलने की आदत थी तो मेरी माँ की आवाज बन सकती थी तुम, लेकिन तुमने तो उनकी आवाज ना होने का बस मजाक ही बनाया। इसीलिए कहते हैं किसी के दर्द को इतना मत कुरे दो कि भगवान वो दर्द तुम्हें भी दे दे। तुम तो बस 2 हफ्ते के लिए गूंगी हुई थी, मेरी माँ सालों से ये दुख सह रही हैं। नील जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अब समझ गई हूँ, अब से मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी और माँ जी का मजाक भी नहीं उड़ाऊंगी। बहू
उए आया ए ओए हुआ ओए ओए गए ओए आया। कहते हैं ना, जब तक दर्द खुद ना सहो दर्द का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसा ही कुछ पानी के साथ भी हुआ। खुद की आवाज जाने पर उसको अपनी सांस के दर्द का एहसास हुआ, जिसके बाद भगवान ने उसको ये एहसास करा ही दिया कि हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी खूबियों से उसकी कमी को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।